नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी सबसे पहला ऑप्शन है कीट पतंगों का अध्ययन, जी नहीं। पर्यावरण का अध्ययन, जी नहीं। महामारी का अध्ययन, बिल्कुल सही हो जाता है। जो हमारा अभी कोविड-19 है तो इससे संबंधित जो भी रिलेटेड स्टडी चल रही है, जैसे जो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है, कैसे इसकी ट्रेसिंग हो रही है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ जो अध्ययन है, क्या पैटर्न है, कितनी उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं या फिर महामारी विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव नियमावली में संशोधन कर न्यूनतम कितने वर्षों तक के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट के प्रयोग के वोट करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो पहले ये व्यवस्था 80 वर्ष के वृद्धों के बाद लिए थी, जो जाके वहाँ पे वोटिंग पॉइंट पे जाके नहीं वोट कर सकते हैं, समर्थ नहीं है, उनको डाक के माध्यम से वोट करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अभी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था 65 वर्ष के अधिक से उम्र के व्यक्तियों के लिए लागू कर दी गई है। अगला इसमें क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तो 100% जो है FDI की अनुमति है कोयला खनन क्षेत्र में। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, के सिवान। आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये थी हमारी कल के न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्नों की डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के अपने न्यूज़पेपर के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 8 स्टेट्स अकाउंट फॉर ओवर 85% एक्टिव कोविड-19 केसेज इन इंडिया। तो जो कोविड-19 के केसेज है उसके लगभग 85% केसेज केवल 8 राज्यों में ही हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और यूपी। तो ये 8 राज्य मिला के ही लगभग भारत के कुल जितने केसेज हैं उनके 85% केसेज इसी में हैं। और 87% डेथ्स भी जो हुई हैं इन्हीं राज्यों में हुई हैं। तो यानी कि बताया जा रहा है कि ये कुछ ही राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जैसे जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है, जिनमें थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, या फिर जिनमें संसाधन कमी, सब में अलग अलग पैमाने हैं। कहीं पर जैसे दिल्ली में जनसंख्या घनत्व तो इतना है कि संक्रमण की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। अगली न्यूज़ है, कोलंबो प्ली फॉर डेट फ्रीज हैंग्स फायर। तो जो श्रीलंका है उसने $960 मिलियन का इंडिया से डेट लिया है और उसको इस ऋण चुकाने का समय भी यही वर्ष है, इसी वर्ष उसको ये ऋण भी चुकाना है। तो अभी जैसे कि जान रहे हैं आप कि अभी भाई लॉकडाउन चल रहा है और जो है कोविड-19 का भी संक्रमण हुआ है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी खर्च आया है और साथ ही साथ आर्थिक जो ढांचा है, सब लगभग सभी देशों का, विश्व भर का आर्थिक ढांचा प्रभावित हुआ है। तो आय जीरो रही है और व्यय तो बढ़ ही गया है कोविड-19 की वजह से। तो अभी ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है। तो कोलंबो ने एप्लीकेशन दिया था, भाई निवेदन किया था इंडिया से 4 महीने पहले ही कि भाई प्लीज़ देख लो कि मेरा जो इस वर्ष जो ऋण चुकाना है उसको थोड़ा सा फ्रीज कर दो, हमें कुछ और समय दे दो। अभी इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उस पर बात की जा रही है। इस वर्ष श्रीलंका को जो कुल डेट जितना लिया उसने $2.9 बिलियन का डेट उसको वापस लौटाना है भारत में, जिसमें भारत का लगभग $1 बिलियन है और भी $1.9 बिलियन अन्य देशों से लिया है, उसको लौटाना है। ये थी हमारी न्यूज़। अब इससे हम अगली न्यूज़ चलेंगे। अगली न्यूज़ हमारी है, टोटल लॉकडाउन इन सिटी टुडे। तो ये चेन्नई सिटी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दी गई, ये बात बताई जा रही है। वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा था इसलिए इसको पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया वहाँ पे। अगली न्यूज़, सेंटर आस्क टैनफाइनेट टू स्क्रैप 1950 करोड़ भारत नेट टेंडर। तो जो तमिलनाडु, देखिए सबसे पहले हम एक न्यूज़ जानेंगे कि भारत नेट एक योजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो भारत नेट में क्या है, भारत नेट योजना में आपका है कि जो लगभग 2.5 लाख ग्राम जो विलेज पंचायत हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन हो, लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, तभी तो डिजिटल इंडिया बनेगा। और आप भी जान रहे हैं इस समय इंटरनेट का कितना महत्व है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर दी जा रही हैं। इससे क्या होगा, हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएंगे, हमारे गाँव भी काफ़ी डेवलप कर पाएंगे। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसकी फंडिंग किसके माध्यम से होगी, USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये एक फंड बनाया गया जिसमें जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया और आपका वोडाफोन हो गया, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है सब अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज इसमें डोनेट करना उनको कंपलसरी है, ऑब्लिगेटेड है उसके लिए। तो इससे जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसी से जो पैसा खर्च होगा उसको उसी से भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसमें क्या किया गया है, सेंटर और स्टेट दोनों मिल के काम करेंगे। तो अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है हम न्यूज़ देखेंगे। तमिलनाडु में जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था, जिसका नाम है क्या आपका कि तमिलनाडु फाइबर नेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टैफाइनेट।
तो इसने क्या किया है, एक टेंडर फ्लोट किया था, मतलब ठेका देने की बात की थी, जिसमें उसके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे कि भाई कि कुछ मानक तय कर रहे हैं, ये विदेशी फर्म्स को फेवर कर रहे थे। तो अभी क्या किया है गवर्नमेंट को, जैसे इसकी भनक लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस जो टेंडर आपने 1950 करोड़ का दिया था, फ्लोट किया था, इसको कैंसिल करो और फिर से नया टेंडर डालो। तो ये बात बताई गई। तो हमने यहाँ पर देखा भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है और इसमें अभी क्या हुआ है, मतलब क्या गड़बड़ियाँ पाई गई। तो मुख्यतः हमारे लिए भारत नेट प्रोजेक्ट महत्व हो जाता है। अगली जो मेनी स्टार्टअप्स हैव कम फॉरवर्ड इन स्पेस सेक्टर बट नो बिग कॉर्पोरेट्स येट। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि 3 दिन पहले एक कैबिनेट का डिसीजन आया था। उस कैबिनेट के डिसीजन में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना की गई थी। तो इन स्पेस का कार्य क्या होगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी यदि कोई नई प्राइवेट कंपनियां अगर आने का इच्छुक हैं तो उनको अनुभव नहीं है, लेकिन तो उनको सहारा दिया जाएगा, इसके द्वारा सुझाव दिया जाएगा कैसे स्पेस सेक्टर में डेवलप कर सके, उसमें कैसे कोऑपरेट कर सके, इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस संस्था के द्वारा। तो जो इसरो के चेयरमैन के सिवान, उनसे बात करने पे बताया जा रहा है, पता चला कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स अभी तक जो है कई स्टार्टअप्स, जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट जताया है, लेकिन अभी कोई बड़े कॉरपोरेट्स जैसे मतलब रिलायंस जैसी कंपनियां, ऐसी बड़ी कंपनियां किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं जाहिर की है अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। अभी देखिए लगभग विश्व भर में $350 बिलियन की अंतरिक्ष की मार्केट है, जिसमें भारत का केवल 3% ही जो है शेयर है, यानी कि जितना पूरा रेवेन्यू आता है उसमें केवल 3% रेवेन्यू भारत अर्न कर पाता है। लेकिन भारत की जानते हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट स्पेस रिसर्च है भारत में, तो भारत के पास पोटेंशियल और है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल कम है इसलिए भारत अपने पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अमेरिका में देखिए SpaceX जैसी कंपनियां हैं, वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती हैं। अगर ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए भारत में तो भी अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी रेवेन्यू कमा सकती हैं। और जो भारत का ग्लोबल स्पेस सेक्टर में 3% का कंट्रीब्यूशन है, उसका 3% रेवेन्यू ही कमा पाती है, ये शेयर ही बढ़ेगा काफ़ी इससे। तो ये न्यूज़ थी इससे संबंधित। अगली न्यूज़ है ऑनलाइन कोर्सेज आर नेसेसरी बट नो रिप्लेसमेंट फॉर क्लासरूम टीचर्स। टीचर्स ने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान जो सारी स्टडीज़ ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो गई हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप को फिल कर रही है। लेकिन बताना कि ये क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि क्लासरूम में डायरेक्ट टीचर टू टीचर इंटरफेस होता है। स्टडी का मतलब केवल नॉलेज नहीं होता, मतलब पढ़ने का मतलब, अध्ययन का मतलब केवल ये नहीं है कि नॉलेज ट्रांसफ़र, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ कैसे गाइड होता है, और जो डायरेक्टली टीचर से मिलता है तो मोटिवेटेड रहता है। काफ़ी चीज़ें उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर का जो फ्रंट रिएक्शन होता है वो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे के लिए। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो क्लासरूम कोर्सेज का विकल्प नहीं हो सकते हैं कभी भी, हालांकि काफ़ी लाभदायक है। क्योंकि लॉकडाउन है तो अभी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इसलिए बताया गया यहाँ पे। अगली न्यूज़ है इसमें आपका वरिया कुन्नन स्क्रिप्ट राइटर स्टेप्स डाउन। तो वहाँ पे दक्षिण भारत में केरला में एक मूवी बनाई जा रही है। वहाँ पे देखिए 1921 में मालाबार विद्रोह हुआ था। उसके हीरो थे, उस विद्रोह के जो मेन लीडर थे उनका नाम था वरियम कुन्नाथ कुन्हामादम हाजी। तो ये वरियम कुन्नाथ 1921 मालाबार रिवोल्ट के मेन लीडर थे। इनको अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। तो इस 1921 रिवोल्ट के बारे में पहले बात जान लेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर केरला में उस समय जो किसान थे मुख्यतः वो मुस्लिम थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो जो किसान थे उनको मैपिला बुलाया जाता था, मैपिला बोलते थे इनको। तो जो मैपिला किसान थे इन्होंने पहले तो हिंदुओं के साथ, हिंदू जमींदारों के साथ मिलकर ब्रिटिशों का विद्रोह किया, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लॉन्च कर दी और काफ़ी सफल भी हुए थे, जिसके नेता इसमें वरियम कुन्नाथ थे। लेकिन बाद में आपसी मतभेद हुआ और हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ने लगे। तो ये था आपका 1921 का मालाबार रिवोल्ट, मालाबार विद्रोह, या फिर इसको मैपिला विद्रोह भी कहते हैं। तो इस पर एक मूवी बनाई जा रही थी उसमें, तो जिसमें उसको अभी कुछ हिंदू मतलब कुछ राइट विंग पार्टीज़ है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपत्ति जताई है कि वरियम कुन्नाथ एक्चुअली में हीरो नहीं थे, वो कम्युनलाइजेशन कर रहे थे और इनको हीरो के रूप में इस मूवी में दिखाया जा रहा है। तो उस पर काफ़ी आपत्ति जताई है। तो इसलिए वहाँ पे न्यूज़ आपको जो है इसलिए न्यूज़ चर्चा में आई है। अगली जो गणेश फेस्टिवल टू बी अ लो की अफेयर। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि समय आ गया है, गणपति बप्पा मोरया यानी गणेश महोत्सव का समय आ गया है। लेकिन अभी चिंता क्या है कि लॉकडाउन है और ये काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते हैं।
तो जानी जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पे संक्रमण की संभावनाएं बढ़ी जाती हैं कई गुना। तो अभी इसको कैसे कम किया जाए, तो इसलिए जैसे मूर्तियाँ जो होती हैं 15-15, 20-20 फीट तक की मूर्तियाँ होती हैं गणेश जी की, ताकि जिससे आकर्षण बढ़ता है और लोगों की भीड़ बढ़ती है। लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑर्डर जारी किया है महाराष्ट्र में खास करके जारी किया है। महाराष्ट्र में चूँकि गणेश महोत्सव काफ़ी बढ़ चढ़ के मनाया जाता है कि कोई मूर्ति 5 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा अट्रैक्टिव मूर्ति नहीं होगी तो फिलहाल छोटी भी होगी, उसको उठाने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े समूहों में ये गणेश पूजन ना होगा, जिससे संक्रमण की संभावना कम होगी। तो ये चीज़ बताई जा रही है। इस बार गणेश महोत्सव थोड़ा सा फीका रहेगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से। अगली न्यूज़ है आपकी, इंडिया स्नब्स पाक ऑफर टू रीओपन करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आप भली बात जानते होंगे, पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में रहा है। तो 2019 में नवंबर में जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी 550वीं जयंती थी। और जो करतारपुर गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, आपका पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। तो ये सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है धर्मस्थल है। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि गुरु नानक देव जी जो सिखों की स्थापना, जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी गुरुद्वारा में व्यतीत किए थे। इसलिए जो है सिखों की काफ़ी आस्था रहती है। तो पिछले वर्ष ही पाकिस्तान और भारत ने मिलकर करतारपुर गुरुद्वारे को, मतलब बीच में गलियारा बनाया, जिसको करतारपुर गलियारा या करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत के जो सिख समुदाय के श्रद्धालु हैं वो भी जाके करतारपुर गुरुद्वारे को विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, बीच में काफ़ी गतिरोध, मतलब ये बड़ा एक सिंबल ऑफ पीस के रूप में देखा गया था, गुड रिलेशंस क्रिएट हो रहे थे इसके माध्यम से। लेकिन अभी कोविड-19 आया, फिर लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया। तो अभी जो है पाकिस्तान, आप जान रहे हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान कैसे नापाक हरकतें करता रहता है, दिन LOC पे फायरिंग करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग करता है। तो अभी क्या है कि जैसे उसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उसको ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया है FATF के। तो अभी क्या है, वो अपनी इमेज अच्छी करने के चक्कर में, देखिए उसने अभी कहा था कि भाई अगर हम करतारपुर कॉरिडोर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये मतलब कि एक संदेश देना चाहता है कि हम काफ़ी सहिष्णु हैं, हम लोगों की भावनाओं को ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अपनी इमेज को ठीक करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत ने कहा भाई अगर आप ऐसी बात थी तो देखो इन्होंने क्या कहा कि 29 जून को, यानी कि इन्होंने कहा 29 जून को, देखो भाई क्या है, 29 जून के एक स्पेशल डे है। रणजीत सिंह जी का इसी दिन जो है 29 जून को 27 जून को शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत के दिवस के दिन जो है ये खोल दिया जाए सिखों के लिए। तो कहा कि अगर आपको खोलना ही था 2 दिन पहले आप बताएं, सामान्य रूप से आपको 1 हफ्ते पहले बताना चाहिए था, इंडिया वालों ने कहा, हम ताकि रजिस्ट्रेशन कर सके, प्रॉपर जो भी लोग हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सके, ताकि सब लोग आ जा सकें। तो ये तो आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये था करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड न्यूज़। आपको जानना है करतारपुर कॉरिडोर किससे संबंधित है? गुरु नानक देव से संबंधित, सिखों के प्रथम गुरु। ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में स्थापित है। ये चीज़ हमें जाना करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड। अगली जो लोकस्ट स्वाम्प पार्ट्स ऑफ कैपिटल। तो जो टिड्डे दल है वो चलते चलते अभी दिल्ली के क्षेत्र में भी पहुंच चुके हैं। तो टिड्डे दल के काफ़ी हम पिछले माह से ही न्यूज़ देख रहे हैं। कोविड-19 के दौरान टिड्डे दल को भी काफ़ी हमला हो रहा है, वहाँ पर राजस्थान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से होते हुए अभी दिल्ली तक भी पहुँच गया है। अगली न्यूज़, 3 खालिस्तान सपोर्टर्स अरेस्टेड इन दिल्ली। तो 3 खालिस्तानी सपोर्टर्स को दिल्ली में पकड़ा गया। तो खालिस्तान क्या है? जैसे जो आपका सिख समुदाय के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी डिमांड ये है कि सिखों के लिए एक अलग देश का गठन किया जाए, इसको खालिस्तान नाम रखा जाए। इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी के समय काफ़ी आंदोलन हुआ था। तो फिर उस समय इंदिरा गांधी ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी। तो उसके बाद से खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी डिम हो गया था, लेकिन अभी भी इक्के दुक्के लोग हैं जो डिमांड उठाते रहते हैं। तो ऐसे खालिस्तानी 3 सपोर्टर्स दिल्ली में पकड़े गए जो टारगेटेड किलिंग्स करने का प्लान कर रहे थे। अगली जो PTI डेंटिंग नेशनल इंटरेस्ट प्रसार भारती। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक आपका न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की जो काफ़ी कवरेज करती है, जिसमें काफ़ी जो है ये एक मतलब समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ न्यूज़ एजेंसीज है। इसमें काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज है कोऑपरेट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, पैसा भी देती हैं, इसको फंडिंग भी देते हैं। उनमें से एक है प्रसार भारती। तो अभी क्या हुआ है, प्रसार भारती ने कहा है कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भारतीय हितों को प्रभावित कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो कैसे नुकसान कर रहा है? क्योंकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अभी जो है चाइनीज एम्बेसडर
का एक इंटरव्यू लिया है जिसमें चाइनीज़ एम्बेसडर ने इंडिया को जो है मतलब गलत साबित करने का प्रयास किया है, जो भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा था, कि भाई जिम्मेदारी इसकी जो स्थितियाँ खराब है इसकी जिम्मेदारी भारत की है इसको सुधारने की, भारत की ज़्यादा गलती है, ऐसा चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा। तो वही प्रसार भारती ने कहा कि भाई हम लोग फंडिंग करते हैं पीटीआई को, हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करते हैं पीटीआई को और हम लोग इसके मेंबर्स भी हैं, और ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये तो उचित नहीं, हम लोग अपनी फंडिंग वापस लेंगे। तो ये इन्होंने प्रसार भारती ने पीटीआई के खिलाफ बताया। अगली न्यूज़, गवर्नमेंट अप्रूव्स डेक्सामेथासोन। तो जो डेक्सामेथासोन एक दवा है जो काफ़ी कहा जा रहा था क्रिटिकली इल पेशेंट्स का, जो भी वेंटिलेटर्स पे हैं या फिर जो ऑक्सीजन सपोर्ट्स पे चल रहे हैं, उनके लिए ये दवा काफ़ी हेल्पफुल है। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा काफ़ी हेल्पफुल है। और भी काफ़ी दवाएं जो कोविड-19 की चर्चा में आती है वो हम देख लेंगे। आपका जैसे आपका फैविपिराविर एक दवा थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी चर्चा में थी डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया था उसके बाद, और आपकी एक दवा डेक्सामेथासोन अभी चर्चा में आई है। और ऐसे कई सी दवाएं हैं, आपको फैबीफ्लू, ये सारी चीज़ें आप इनको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है ऑप्शंस में। अगली न्यूज़ है, पैनल टू पुश फार्म्स रिफॉर्म्स इन स्टेट्स। तो जो आपका 15वां वित्त आयोग है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 15वां वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग एक संस्था है जो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत बनाई जाती है, जो ये व्यवस्था देती है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट की है तो उन टैक्सेस को सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कैसे बांटा जाए, और फिर उसके बाद जो स्टेट्स को दिया गया है विभिन्न स्टेट्स के बीच में कैसे एक फार्मूला देती है कि कैसे कैसे किस अनुपात में इस वित्त पैसे का बंटवारा होगा। तो ये वित्त आयोग का कार्य होता है। तो अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो अभी इस वित्त आयोग ने एक और अभी काम किया है, क्या कार्य करने का जो है स्टार्ट किया है कि जो कृषि क्षेत्र में कैसे सुधार लाए जाएं। तो ये वित्त आयोग एक काम ये भी करता है कि जैसे कोई कंडीशनल ग्रांट देता है कि अगर आप इन टारगेट्स को पूरा कर लेते हो तो हम आपको और एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो इसके माध्यम से स्टेट्स को एक इशारा देता है कि आप इस क्षेत्र में काम करिए, उनको नज करता है उधर। तो अभी क्या किया है कि जैसे इनका भारत में आप जानते हैं कृषि क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, काफ़ी चेंजेस की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो उसमें से 3 पॉइंट्स जो मार्क किए हैं वित्त आयोग ने, उसमें कहा है कि जो केंद्र आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे मॉडल लागू किया है, यानी कि एग्रीकल्चर उत्पाद कहाँ पर बेचे जाएँ, किसानों को स्वतंत्रता दी जाए कि वो चाहे जहाँ बेच लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो किसानों को। और दूसरा बिंदु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि जैसे किसान बोते समय ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो भी खरीदार होगा उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। मान लेते हैं हम एक टमाटर उगाने वाला किसान है और वो एक केचप इंडस्ट्री से, यानी टोमेटो केचप जो बनाते हैं, उस इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई अगर हम 1 क्विंटल टमाटर रहेगा तो हम आपसे खरीद लेंगे, वो किसान से बोलेगा। तो किसान इससे आश्वस्त हो जाएगा, कम से कम 1 क्विंटल टमाटर तो हमारा बिक ही जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो इसके दिशा में काफ़ी इसकी दिशा में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 की दिशा में इसको भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसमें क्या रहेगा कि जैसे जिसके पास काफ़ी ज़मीन है लेकिन वो कृषि में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे वो लोग जो है अपनी ज़मीन होती है लेकिन वो शहरों में जाकर रहते हैं, उनकी ज़मीन तो यहाँ पर बेकार पड़ी होती है, तो ऐसी ज़मीन को लीज़ कर दे, यानी कि किराए पे उठा दे, और जो लोग यहाँ पे गांव में हैं वो उसको किराए पे लेके अपना जीवन यापन भी करेंगे और कृषि को भी बढ़ावा देंगे। इससे ज़मीन का भी उपयोग होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इन 3 क्षेत्रों में आपका मुख्यतः एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो अभी जो है क्या किया है, अभी आपका डॉक्टर दास जो है, आपका डॉक्टर राकेश दास हैं, डॉक्टर राकेश चंद हैं, ये आपके 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है कि कैसे राज्यों को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रेरित किया जाए। तो उन्होंने जैसे इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि टारगेट बेस्ड रहेगा, इंसेंटिव दिया जाएगा कि जो भी राज्य इन क्षेत्र में रिफॉर्म्स करेंगे उनको एक्स्ट्रा ग्रांट दी जाएगी 2021-22 के लिए। तो ये पैनल का भी गठन किया गया है डॉक्टर राकेश चंद की उसमें अध्यक्षता में। अगली न्यूज़ है आपकी 26.9 करोड़ पीपल यूज्ड ड्रग्स इन 2018। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है UNODC, इसने बताया है कि 2018 में 26.9 करोड़ लोगों ने ड्रग्स का यूज़ किया है, नशे का प्रयोग किया है, जो आपका हार्मफुल ड्रग्स होते हैं। तो ये लगभग देखेंगे आप 2004 की तुलना में 5 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो यानी कि ड्रग एक गंभीर समस्या हमारे देश में होती जा रही है जिसको काफ़ी कर्व करने की आवश्यकता है। और अभी भारत ने नशा मुक्त भारत अभियान भी लॉन्च किया, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भाई क्या क्या नुकसान ड्रग्स से, आपको नए ड्रग्स लेना चाहिए, सब उसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशूड टू गोरखाज अदर्स। तो जम्मू कश्मीर का जो निवास प्रमाण पत्र है गोरखाज को इशू किए गए। तो
अभी तक लगभग जब से देखिए 370 और 35A आर्टिकल था, उसके तहत क्या था कि केवल वहाँ का जो व्यक्ति जो पहले से मूल निवासी वहाँ का जो पहले से निवास कर रहा था, जो लोग भी माइग्रेंट कर प्रवास करके गए उनको निवास नहीं माना जाएगा। देखिए सामान्य अन्य जगहों में राज्य देश के किसी कोने में आप जाइए, 6 महीने अगर आप वहाँ पर रह लेते हैं तो वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था क्योंकि उसको विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी जो है आपका पिछले वर्ष अगस्त में 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, 35A को खत्म कर दिया गया। अब वहाँ पर कोई भी जैसे सब वो पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हो गया, तो वहाँ का भी निवास प्रमाण पत्र बन सकता है। तो अभी वहाँ पे कंडीशन लगाएगी, कोई भी व्यक्ति जिसका बच्चा वहाँ पे 15 साल से रह रहा हो या फिर 7 साल से पढ़ रहा हो और वहाँ पे कक्षा 10 का या 12वीं का एग्ज़ाम दिया हो, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर मतलब जो भी वहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहे हैं, मेनली आप इस तरह समझ सकते हैं, काफ़ी वर्ष से रह रहे हैं, उनको वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो अभी काफ़ी गुरखाज को मिला है और भी कई लोगों को मिला है। तो अभी देखिए निवास प्रमाण पत्र का क्या रोल होता है कि वहाँ पे कंपलसरी है, वहाँ पे डिमांड है वहाँ पे कि भाई लोकल्स के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आप लोकल्स ही कर सकते हैं, और वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी होता है। तो ये सब कंडीशंस है वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए, जॉब्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अभी वहाँ पे लोग भी इन सारी सुविधाओं को एक्सेस कर पाएंगे। इन डेट क्राइसिस श्रीलंका टर्न्स टू चाइना। तो जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका पे लगभग $2.9 बिलियन का लोन है, और अभी $2.9 बिलियन का लोन इस वर्ष चुकाना है। और अभी जो है कोविड-19 क्राइसिस भी आ गई तो उसका खर्च भी काफ़ी बढ़ गया, लेकिन अभी वो चुका नहीं पाएगा। तो ऐसे में उसने चाइना से हेल्प की है कि चाइना ने मंजूरी भी दे दी है कि $500 मिलियन का लोन हम आपको देंगे इस वर्ष। तो जो है ताकि आपको, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सको, तो ये बात बताई गई है। रिलीज anti-CAA एक्टिविस्ट सेज UN एक्सपर्ट्स। तो जो anti-CAA प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में और भी राज्य और भी देश के विभिन्न कोनों में, उनको जो गिरफ्तार करके रखा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस की एक जो है ग्रुप ने जो आपका जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी उसमें स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई जो भी ये ह्यूमन राइट्स के लिए वायलेशन के लिए लड़ रहे थे इनको आप रिलीज करो। तो मेनली ये बात है, आपको जानना है। अगली जो रसिया सीक्रेटली हेल्प्ड अफगान मिलिटेंट्स टू किल कोलिशन ट्रूप्स। तो यूएसए ने बताया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पता लगाया, और ये पता लगाया इसमें कि विभिन्न जो अफ़गानिस्तान के जो लड़ाकू लोग हैं, जो ऐसे अफ़गानिस्तान के अफ़गान लड़ाकू हैं, उन लोगों को रसिया जो है इनडायरेक्ट रूप से हेल्प कर रही है और रिवार्ड देती है जब अमेरिकन हितों को प्रभावित करते हैं या फिर अमेरिकन ट्रूप्स को किसी भी देश में जाके मारते हैं। जैसे कि आए दिन आप सुने होंगे अमेरिकन ट्रूप्स पे कहीं पे हमला हुआ, सीरिया में या फिर कहीं पर हमला हुआ, तो ऐसे लोगों को रसिया बैकिंग देती है, उनको फंडिंग देती है, उनको हेल्प देती है, रिवार्ड देती है। तो ये बता रहे हैं इसमें, अमेरिका बोल रहा है कि रसिया जो हाइब्रिड वार कर रहा है हमारे अगेंस्ट में। तो हाइब्रिड वार क्या होता है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाइब्रिड मतलब होता है कई चीज़ों से मिला जुला कर, यानी कई चीज़ें एक साथ। तो हाइब्रिड में जैसे इसमें क्या है कि जैसे आपका साइबर अटैक भी कर दो एक ही समय में, फेक न्यूज़ फैलाओ उसके खिलाफ, और जो है कोवर्ट ऑपरेशंस लगा दो, यानी पीछे से किसी से इनडायरेक्ट किसी को सपोर्ट दो, यानी कि 3-4 पहलुओं पे एक साथ किसी से लड़ो, तो वो हाइब्रिड वार होता है। तो ये बताया जा रहा है। देखिए अमेरिका और रसिया शीत युद्ध में काफ़ी दिन इन्वॉल्व थे और अभी भी संबंध वहाँ के उनके अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और रसिया एक तरह से दो ध्रुव अभी भी जो है लगभग एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं। तो उसी में बताया है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि रसिया जो है इनडायरेक्ट रूप से सीक्रेटली यानी चुपके अफगान मिलिटेंट्स को हेल्प करती है वो जो यूएसए की ट्रूप्स को मारने में। अगली जो ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। तो जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा था जिसमें जो भी जो है ऐतिहासिक लोग हैं, मतलब वाइट पीपल्स लीडर्स जो रहते हैं, उनकी मूर्तियाँ जो भी चौराहे पर लगी हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको तोड़ दिया जाता था क्योंकि उनको गुलामी की निशानी मानता था कि वो लोग मानते थे कि जो गुलामी थी या फिर जो भी काले लोगों पर अत्याचार हुआ उसके जिम्मेदार ये सब ऐतिहासिक लीडर्स रहे हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। तो अभी ट्रम्प ने क्या किया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें ये किया है कोई भी जो है इन मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज नहीं करेगा, इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये अभी कार्य किया गया है। साउथ चाइना सी राइट शुड बी रूटेड इन यूएन ट्रीटी आसियान। तो आसियान देश जो है काफ़ी चिंता व्यक्त किए थे, हमने डिस्कस भी किया था कि जो दक्षिण चीन सागर है जिसको चीन क्लेम कर रहा है कि भाई ये हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, लेकिन फिलीपींस और वियतनाम भी कह रहे हैं, जबकि फिलीपींस और वियतनाम के अधिकारों का उल्लंघन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये भी कहा भी है, उसमें एक रूलिंग भी आई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो चाइना के खिलाफ है, लेकिन चाइना ने उसको भी मानने से मना कर दिया है।
तो इसमें बताया जो है आसियान देशों ने कि भाई देखो 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, इसकी एक कन्वेंशन का स्थापना हुई थी, अंक्लॉज जिसे बोलते हैं। इसके अनुसार जो है किसी देश के जो जल सीमाओं में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है उसका निर्धारण होता है। इस नियम के तहत देखें तो जो दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो वियतनाम और फिलीपींस की जल सीमा है उसका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, उस पर चीन ने कब्जा किया है, जो कि अनुचित है। तो इसलिए चीन को उसको मानना चाहिए, इस सब चीज़ में यूएन के ट्रीटी में बिलीव करना चाहिए, आसियान देशों ने कहा है। अगली न्यूज है फेसबुक टू एड लेबल्स टू कॉन्टेक्सचुअलाइज सम पोस्ट। तो देखिए क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 2 फेक न्यूज़ लगभग की थी, फेक और काफ़ी ऐसी न्यूज़ जो भड़काऊ न्यूज़ थी उस पर ट्वीट की थी, ट्वीट भी किया था, फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। तो ट्विटर ने तो क्या किया, उस पोस्ट को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, उस पर मतलब कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसको मार्क कर दिया कि ये पोस्ट जो है थोड़ा सा आपत्तिजनक है। लेकिन फेसबुक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि फेसबुक पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, जबकि ये उचित नहीं था। वो उन्होंने जैसे जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने काफ़ी मतलब हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधि थी, जिससे भड़क सकती थी हिंसा और भड़क सकती थी। तो ट्विटर ने तो आपत्ति जताई थी, लेकिन फेसबुक उस पर न्यूट्रल रहा था। जिसके बाद काफ़ी जो एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक पे जो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे आते थे उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट दे रहे थे फेसबुक को उन्होंने कहा भाई कि आपकी पॉलिसीज़ जो है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में, हम आपके चैनल पे आपके वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट नहीं कराएंगे। जब फेसबुक को लगा कि नुकसान हो रहा है तो फेसबुक ने अभी क्या किया है कि कुछ लेबल्स ऐड किए हैं कि भाई जो भी आपत्तिजनक पोस्ट होंगे उन पर टैग्स हम लगाएंगे कि आपत्तिजनक पोस्ट है, उनको हम मेंशन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फेसबुक ने भी कदम उठाया है। यूके मस्ट एक्सेप्ट वीकर इकोनॉमिक टाइज विथ ईयू। तो यूके यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि अभी देखिए अब जो है यूरोपियन यूनियन से निकल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का निकलने को ब्रेग्जिट बोलते हैं, यानी ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो अभी ब्रेग्जिट हो रहा है, इस पर एंजेला मर्केल बोल रही हैं कि ब्रिटेन को एटलीस्ट कुछ न कुछ रिश्ते रखने चाहिए यूरोपियन यूनियन से, अन्यथा इससे ब्रिटेन स्वयं भी काफ़ी नुकसान में रहेगा। तो ये बात बताई है एंजेला मर्केल ने। अगली जो अशोक लेलैंड टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स ई बसेस। तो जो अशोक लेलैंड एक जो है आपका हैवी व्हीकल्स प्रोडक्शन इंडस्ट्री कंपनी है, वो अब क्या फोकस करेगी, मेनली जो ई बसें इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं उनके एक्सपोर्ट्स पे। इलेक्ट्रॉनिक बसेस की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी फोकस बढ़ रहा है वर्ल्ड का, तो अभी ई बसेस के एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी। IRDAI फ्रेम्स कोविड-19 हेल्थ कवर नाम्स। तो IRDAI ने जो है कोविड-19 के संबंधित जो भी हेल्थ कवर रहेंगे, जो बीमा रहेगा, स्वास्थ्य बीमा संबंधी के पैमानों को उनको फ्रेम किया है। तो अभी IRDAI क्या हम जानेंगे, आपका IRDAI क्या है, ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो बीमा क्षेत्र है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी IRDAI की होती है। तो अभी कोविड-19 को देखते हुए जो छोटे समय के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो स्वास्थ्य बीमा होता है उनके लिए कुछ पैमानों को निर्धारण किया है IRDAI ने। तो ये न्यूज़ थी इससे संबंधित। और एक इम्पॉर्टेंट ये देखिए, जो आपका FAQs है साइंस टेक है, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। एक और न्यूज़ है, चिकन वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ वेस्टर्न चाइना। तो देखिए पहले ऐसा पता था कि जो मुर्गे हैं इनको सबसे पहले कहाँ पे पाला गया था, कि ऐसा लगता पहले सबसे ये जाना गया था कि नॉर्दर्न चाइना में यानी उत्तरी चाइना में और सिंधु घाटी सभ्यता में इनको सबसे पहले चिकन्स को पाला गया था। लेकिन एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि चिकन्स एक्चुअली साउथ वेस्टर्न चाइना या दक्षिण पश्चिम चाइना के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहले पालतू किए गए थे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब हम चलेंगे इससे संबंधित प्रश्नों पर। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, भारत नेट योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। इसके अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसकी पूरी फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से होगी, जिसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर सहयोग करते हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरिक्ष क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की लगभग कितनी हिस्सेदारी है, 35%, 20%, 10% या 3%। करतारपुर गुरुद्वारा किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु, सतलुज, रावी, झेलम। निम्न में से कौन सी कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोगी दवा नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फेविपाइराविर, डेक्सामेथासोन, डाइक्लोरोवस। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।